एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी टाइम्स। एग्जाम अब ऑलमोस्ट आ गया है, रिवीजन सबका चल रहा है। कोई मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहा है, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, कोई एक बार जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं कि इसको ना एग्जाम के टाइम 2-3 दिन पहले देखेंगे, भूलेंगे नहीं। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती है। तो ये एक सीरीज है जिसमें ना हम पिक्चर बेस्ड और सोर्स बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, या जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था ना कि जो आपके पिक्चर्स हैं उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया था उससे, या फिर जो आपके एनसीईआरटी में पर्पल कलर के, ब्लू कलर के बॉक्सेस में या पिंक में जो वर्ड मीनिंग दिए हैं, बहुत सारे जो क्वेश्चंस है ना वहीं से फ्रेम हुए हैं। डायरेक्ट चैप्टर के बीच जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, पर क्वेश्चंस वहां से आते हैं। ये बहुत ज्यादा क्लियर है। जिन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया उन्होंने ये देखा होगा। और अगर एग्जामिनर को पेपर जो है ना टफ बनाना होगा कि ये थोड़ा सा टफ रहे, थोड़ा सा हायर लेवल पे बने, तो वहां से क्वेश्चंस आपके जरूर आते हैं। तो इस वाले जो सेशन है हमारा, इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे वही पिक्चर और सोर्स बेस्ड जो हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड के हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम रेबल्स एंड द राज, जिसमें हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 जो था उसके बारे में पढ़ा था, तो उसके जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। रिवोल्ट ऑफ 1857 की अगर बात करें तो सबसे पहले मेरठ से स्टार्ट हुआ। कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स हमने पढ़े, लखनऊ, कानपुर, बरेली, जहां पर ये जो रिवोल्ट था एक्सटेंड होता चला गया। कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, ये सब हमने चैप्टर में डिस्कस किए। ठीक है, उसके बाद अवध जो सबसे लास्ट एंड तक इस रिवोल्ट में रहा, जहां सबसे लॉन्गेस्ट टाइम तक ये रिवोल्ट जो है चला था। उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश ने किस तरीके से उसको ब्रूटली सप्रेस किया। ठीक है, और उसके बाद कुछ पेंटिंग्स उन्होंने बनाई कि हाँ भाई इस तरीके से हमारी कोई गलती नहीं थी, जो गलती थी वो रेबल्स की थी कि उन्होंने बिना मतलब एक रेबिलियन, एक इतना बड़ा स्केल पे रिवोल्ट स्टार्ट किया। तो ये है छोटा सा हमारा एक समरी इस चैप्टर की। अब बात आती है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। अब बिना टाइम वेस्ट किए उसको आगे से स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1, उस टाइम पर एक न्यूज़पेपर आता था 1857 के टाइम पे, दिल्ली उर्दू अखबार, जिसने अपने 14 जून के एडिशन में ऑर्डिनरी लाइफ ऑफ द रिवोल्ट, जो लोगों की ऑर्डिनरी, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था रिवोल्ट में, तो वो ऑर्डिनरी लाइफ उस टाइम पर उन लोगों की किस तरीके से चल रही थी। ऑफ कोर्स अगर कंट्री में कोई रिवोल्ट चल रहा है, कोई वॉर चल रहा है, तो जो आपका ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल है वो पूरा हॉल्ट पे आ जाता है ना, कि आप अपना ऑर्डिनरी, आप ऐसे बाहर घूमने नहीं जा सकते हो, कुछ भी चीज आप नॉर्मली नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी हम ले सकते हैं रशिया यूक्रेन वॉर का, है ना। तो उसी तरीके से दिल्ली उर्दू अखबार न्यूज़पेपर है जिसने ऑर्डिनरी लाइफ के बारे में बताया है। कब की? 1857 के रिवोल्ट के टाइम की। ये ठीक है। उसके बाद नंबर 2 इज नाना साहेब एक मेजर लीडर रहे रिवोल्ट के, और 1858 जब ब्रिटिशर्स इस रिवोल्ट को ब्रूटली सप्रेस कर रहे थे तो ही एस्केप्ड टू नेपाल, वो इंडिया छोड़ के नेपाल चले गए। नंबर 3 इज शाहमल एक लीडर रहे, उनके बारे में हमने पढ़ा। ही वॉज फ्रॉम बड़ौत इन उत्तर प्रदेश और ही बिलोंग टू जाट क्लैन। ठीक है, जाट क्लैन को वो जो है बिलोंग करते थे, और उनके जो कॉन्टेक्ट्स थे ना, जो आजकल सबके होते हैं, वो 84 देश तक एक्सटेंड करते थे। 84 मीन्स 84, तो 84 विलेजेस के साथ उनके कॉन्टेक्ट थे, जहां जा जाकर उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शाहमल किस पर्टिकुलर जगह से बिलोंग करते थे, तो ये बिलोंग टू बरौट विच इज इन उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हमारे मौलवी अहमदुल्ला शाह, जिन्हें पॉपुलरली डंका शाह के नाम से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि वो ना एक पैलंक्विन एक डोला टाइप होता है हमारा, उसमें बैठ के आते थे और हमेशा ना ढोल बजते थे। उनके आने से पहले डंका बजाया जाता था कि वो आ रहे हैं, तो इसीलिए मौलवी अहमदुल्ला शाह वाज ऑल्सो नोन एज डंका शाह। ठीक है, इन्होंने भी जो ब्रिटिश के अगेंस्ट है उसके अगेंस्ट पूरी वॉर को प्रीच करते थे कि कैसे इन लोगों ने आके हमें कैप्चर किया, या किस तरीके से वो हमारे ऊपर, हमारी ही कंट्री में रूल कर रहे हैं। नंबर 2, इनका एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, वो है हमारा बैटल ऑफ चिन्हत। अच्छा, ये है कि बैटल ऑफ चिन्हत 38 जून 1857 को लड़ा गया। ठीक है, रिवोल्ट हमारा ऑलरेडी मई में स्टार्ट हो चुका है, तो उसके बाद बैटल ऑफ चिन्हत लड़ा गया। किसके बीच में? ब्रिटिशर्स और रेबल्स के बीच में। और इसमें जीता कौन था? इसमें जीते थे रेबल्स। ब्रिटिशर्स को हरा दिया गया था और ब्रिटिशर्स की आर्मी को लीड किया था हेनरी लॉरेंस ने। ठीक है, तो बैटल ऑफ चिन्हत याद रखना है, 38 जून 1857 में हुआ है। ब्रिटिशर्स और रेबल्स के बीच में हुआ है जब 1857 में हो रहा है, और उसको जीता किसने था? रेबल्स का। ब्रिटिशर्स हार गए थे और ब्रिटिशर्स को लीड किसने किया था? हेनरी
लॉरेंस ने। तो ये थी हमारी यहाँ तक की बात। आगे चलते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें। गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ही अटेम्प्टेड टू मॉडर्नाइज जो इक्विपमेंट्स होते थे आर्मी के। अच्छा, रेबल्स के हारने का एक मेजर रीजन ये भी रहा था कि ब्रिटिश आर्मी जो है ना वो बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज थी, उनके पास मॉडर्न इक्विपमेंट्स थे। तभी तो जो रेबल्स होते थे वो बेल ऑफ आर्म्स, जहाँ वो सारे चीजें रखी जाती थी ना, जहाँ वो अपने वेपन स्टोर करते थे, कैप्चर स्टोर करके रखते थे, उसको डिस्ट्रॉय कर देते थे ताकि ब्रिटिशर्स जो है वीक हो जाए, उनके पास वेपन्स ही ना रहे। क्योंकि ब्रिटिश आर्मी मॉडर्नाइज थी, उनके पास जो इक्विपमेंट्स थे वो बहुत ज्यादा एडवांस्ड लेवल के थे, जो कि हमारे इंडियन जो हमारे रेबल्स थे, इंडियन सिपॉइज के पास नहीं थे। तो और ये काम किया किसने था? लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग जो थे, उन्होंने क्या किया था? ही मॉडर्नाइज्ड इक्विपमेंट ऑफ द आर्मी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हु मॉडर्नाइज्ड इक्विपमेंट ऑफ आर्मी ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857, तो आंसर होगा आपका लॉर्ड हार्डिंग। चलो नेक्स्ट है हमारा आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन क्या होता है कि जैसे इलेक्शन का हमारा मैनिफेस्टो आता है कि अगर हम जीते तो ये सब किया जाएगा, उसी तरीके से प्रोक्लेमेशन किया गया कि अगर ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ आके क्या किया है और अगर ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाएंगे तो फिर हमारी कंट्री कैसे रहेगी, हम लोग वापस से रूल करेंगे तो हम क्या क्या कर सकते हैं आप लोगों के लिए। तो उसी तरीके से रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम पर हमारा आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन निकाला गया था 25 अगस्त 1857 को। अब जैसे मैंने इसमें बताया, तो इसमें ना मेन सोर्स था कि रेबल्स क्या चाहते थे या वो क्या कर सकते थे। तो सबसे पहले ना उन्होंने जमींदार के लिए बोला कि किस तरीके से जमींदार जो परमानेंट सेटलमेंट हुआ कि जमींदारों की जो जमीन थी वो सारी ऑक्शन हो के, इतना ज्यादा रेवेन्यू मांगा कि ऑक्शन हो के उनकी पूरी जमीन भी चली गई, और जमींदार अगर टैक्स पे नहीं कर पाते तो ये उसके बोलते ना नाम पे भी धब्बा लग गया। तो बहुत सारे जमींदार इस बात से भी जले हुए थे कि हमारी इज्जत भी गई, जमीन भी गई, इज्जत भी गई। तो जमींदार को उन्होंने बोला कि वापस पहले जैसा सिस्टम सब कुछ कर दिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने मर्चेंट्स के लिए बोला कि कैसे ब्रिटिश वन वे फ्री ट्रेड करके सब कुछ लूट रहा था, हमारे यहाँ से जो सामान जाता था उस पर बहुत ज्यादा टैक्स लगता था, जो बट बाहर से आता था स्पेशली ब्रिटिशर्स से, ब्रिटेन से आता था, उस पर किस तरीके से फ्री कर दिया गया था, वन वे फ्री ट्रेड बोलते थे। तो कैसे वो मर्चेंट्स को पूरा डिस्ट्रॉय कर चुका था। उसके बाद पब्लिक सर्वेंट्स की बात की गई कि अपनी ही कंट्री में वो रूल कर रहे हैं। गवर्नमेंट सर्विस है ना, अभी तो सब सिविल सर्विसेज की तरफ भागते तो कितना ज्यादा उसका रेप्यूटेड लोग होते हैं, ठीक है, बट उन पब्लिक सर्वेंट्स की कोई भी ऐसे कोई इतनी ज्यादा इज्जत या इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं थी। तो कैसे उन लोगों को वापस वो दिलवाया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे आर्टिसंस एंड पंडित्स। आर्टिसंस है हमारे वो जो हैंड क्राफ्टेड चीजें बनाते हैं, हमारी जो ट्रेडिशनल चीजें होती हैं वो सब बनाते हैं, आर्टिसंस वो होते हैं। तो कैसे जब वो कोर्ट कल्चर यानी कि जो ये राजा रानी वाले जो कल्चर खत्म होता जा रहा था, सबसे ज्यादा एस्थेटिक चीजें या हैंडी क्राफ्टेड चीजें उन्हीं के कोर्ट्स में मिलते थे। कोर्ट्स खत्म होते जा रहे थे तो ये आर्टिसंस की जॉब भी जा रही थी, ये भी अनएम्प्लॉयड हो गए थे। तो यही बोला रेबल्स ने कि किस तरह इनको अपना जो है जॉब्स जो है वापस मिलेंगे। और एक और यूएसपी रही थी हमारे 1857 रिवोल्ट की कि रेबल्स ने बोला था कि हिंदू एंड मुस्लिम शुड फाइट इक्वली एंड विद यूनिटी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। चलो नेक्स्ट, सिकंदराबाग। सिकंदराबाग को बनाया था नवाब वाजिद अली शाह ने। ये हमारा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, एक पिक्चर दी हुई है आपकी एनसीईआरटी में, उसमें बताया गया है सिकंदराबाग को नवाब वाजिद अली शाह ने बनाया था। ठीक है, नवाब वाजिद अली शाह कौन थे या कहाँ रूल करते थे वो आप कमेंट करके बताइए कि वो कहाँ रूल करते थे। तो नवाब वाजिद अली शाह ने ये बनाया लखनऊ में। फॉर बेसिकली ये था कि एक टूरिज्म के लिए है ना, किसी को अपना मन बहलाना है या कोई टूरिज्म कहीं घूमने जाना है, वो इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया था फॉर लेजर प्लेजर एक्टिविटीज, राइट। तो सिकंदराबाग जो है बनाया नवाब वाजिद अली शाह ने और है कहाँ पर वो, लखनऊ में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कुछ पिक्चर्स पब्लिश हुई थी हमारी, एक ब्रिटिश जर्नल होता था पंच, उसमें एक पिक्चर पब्लिश हुई है विच वॉज नोन एज द क्लीमेंसी ऑफ कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग थे, उनको रिगार्डिंग एक पिक्चर पब्लिश हुई। इसमें बेसिकली ये बोला था कि लॉर्ड कैनिंग वाज अ बिट लीनियंट विद द रेबल्स, ठीक है, तो वो दर्शाया गया था इसमें। और ये पिक्चर हमारी पब्लिश हुई थी पंच, एक ब्रिटेन न्यूज़पेपर, और पिक्चर का नाम था द क्लीमेंसी ऑफ कैनिंग। ठीक है, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब बस हमारे बचते हैं वर्ड मीनिंग, जो इसमें कुछ कुछ वर्ड मीनिंग हमें दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बेल ऑफ आर्म्स की बात की थी, ठीक है, वर्ड मीनिंग भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, वहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं।
तो कुछ मीनिंग्स भी देख लेते हैं। तो बेल ऑफ आर्म्स है हमारा सबसे पहला। तो क्या होता है बेल ऑफ आर्म्स? स्टोर रूम्स इन विच वेपन्स आर केप्ट, जैसे मैंने अभी बताया, जहां वो अपने सारे वेपन्स को स्टोर करके रखते थे, तो उसे बोला जाता था बेल ऑफ आर्म्स। आर्म्स एंड अम्यूनिशन अगर आपने सुना हो, आर्म्स एंड अम्यूनिशन तो हमारे वेपन्स के लिए होता है। उसी तरीके से बेल ऑफ आर्म्स उस वक्त उसको नाम दिया जाता था, विच मीन्स अ स्टोर रूम, जहां पर हमारे सारे वेपन्स जो है वो स्टोर किए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा फिरंगी। तो बेसिकली एक टर्म था पर्शियन ओरिजिन का, जिसको ना फॉरेनर्स को अभी भी लोग वैसे उसे यूज करते हैं। तो फॉरेनर्स को डेजिग्नेट करने के लिए, किसी कोई फॉरेनर दिखा उसको बोल दिया इस तरीके से चलते फिरते, तो फॉरेनर्स को रिप्रेजेंट करता था वर्ड फिरंगी। नेक्स्ट है हमारा म्यूटिनी, और इसी के साथ मैं एक और चीज बोलूंगी, रिवोल्ट। सॉरी। सो म्यूटिनी एंड रिवोल्ट के बीच का डिफरेंस। म्यूटिनी क्या होता है ना, जैसे हमारा रिवोल्ट के बारे में ये चीज बहुत फेमस है, इट स्टार्टेड एज अ म्यूटिनी बट इट कन्वर्टेड इनटू अ रिवोल्ट और रेबेलियन। अब म्यूटिनी क्या होती है? जब आर्मी में ही कुछ सिपॉयज मिलकर उसको स्टार्ट कर दे, है ना। तो रिवोल्ट हमारे इसी तरीके से स्टार्ट हुआ, अल्टीमेटली वो फैलता गया, है ना, बाकी सेंटर्स पे, और जो कॉमन लोग थे वो भी जुड़ते चले गए, बहुत सारे लीडर्स हमारे जुड़े जो हमने पढ़े हैं, तो वो क्या बन गया? रिवोल्ट बन गया। तो इट स्टार्टेड एज अ म्यूटिनी। म्यूटिनी मीन्स जब कुछ सिपॉयज होते हैं ना, कलेक्टिव डिसओबीडियंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन बाय और विद इन दी आर्म्ड फोर्स, ठीक है। अब धीरे धीरे वो क्या हुआ, बाहर निकला, वहां से वो लोग गए रेड फोर्ट, और भी कॉमन लोग जुड़ गए, ठीक है। मुगल रूलर के नेम पे वो प्रोक्लेमेशन आ गया, ठीक है, सारी चीजें हो गई, तो कॉमन लोग जुड़ गए, तो वो बन गया आपका रिवोल्ट बन गया। रिवोल्ट और रेबेलियन को एक तरीके से मैंने बताया ना, म्यूटिनी इज डिफरेंट, और रिवोल्ट और रेबेलियन को आप सिनोनिमसली यूज कर सकते हो। तो रिवोल्ट वो होता है जहां एक साथ लोग मिलकर, जो पूरी स्टैब्लिश्ड अथॉरिटी है उसके अगेंस्ट जो है विद्रोह करते हैं, ठीक है। तो रिवोल्ट और म्यूटिनी का ये डिफरेंस है। तो कैसे ये रिवोल्ट हमारे म्यूटिनी की तरह स्टार्ट होके एक रिवोल्ट या रेबेलियन बन गया। एंड लास्ट है हमारा रेजिडेंट। तो रेजिडेंट बेसिकली डेजिग्नेशन होता था जो गवर्नर जनरल के रिप्रेजेंटेटिव को दिया जाता था, ठीक है, जो स्टेट में रहता था जहां ब्रिटिशर्स जो थे रूल नहीं करते थे, क्योंकि 1857 में ऐसे बहुत सारे स्टेट्स थे जहां ब्रिटिशर्स रूल नहीं करते थे। बस ये थे सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और हमारे जो भी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस थे। आई होप इसमें से आपका कुछ भी मिस नहीं हुआ है। अगर इसको भी चैप्टर के साथ साथ कवर कर लोगे तो इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। 50 में से 40 करने हैं वैसे भी आपको। और अगर वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो।